हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, एनएमआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे थे, राइट। तो यहाँ पर आपके कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एनएमआर के, और C13 एनएमआर यहाँ पर बेसिकली C13 एनएमआर इन्वॉल्व है ज़्यादा क्वेश्चंस में, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी CSIR नेट में बेसिकली और गेट में C13 एनएमआर का क्वेश्चन रहता ही है। आप किसी भी ईयर का एग्ज़ाम पेपर उठाना तो वहाँ पर आपको C13 एनएमआर का क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो, नेट जून 2016 अ कंपाउंड द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। IR, देखो मैंने अभी IR आपको पढ़ाया नहीं, IR प्रॉपरली मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी IR के लेक्चर अभी नहीं डाले हैं। बट आपको इतना तो पता होगा कि यार IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, इसकी यूनिट होती है, और 1690 रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को, राइट। ये एक बहुत बड़ा क्लास होता है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जनरली इसी रेंज में लाई करते हैं, आपका लगभग 1690 या 1680 टू आपका 1700 या 1800 तक भी जा सकता है अगर वो लैक्टोन है, ठीक है, या आपका एसाइल हैलाइड है तो 1800 में भी आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। इवन 2000 तक भी अगर नॉर्मल कार्बोनिल की बात करें तो वहाँ पर आपका 2000 के अराउंड रहता है। वो डिपेंड करता है, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि कंपाउंड का नेचर क्या है, उसके आसपास में ग्रुप्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। बट यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं, अ कंपाउंड द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। यहाँ पर IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपका 1690 सेंटीमीटर इनवर्स है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बोनिल है। अब देखो, आपके चारों ऑप्शंस पर आपको कार्बोनिल दिख रहा है। कार्बोनिल का मतलब है कि वो आपका कीटोन हो सकता है, वो एस्टर हो सकता है या एल्डिहाइड हो सकता है। बट 1690 जनरली एस्टर तो 1735 के अराउंड ही आपका नॉर्मल एस्टर की IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर 1690 है तो अगर नॉर्मल में कीटोन की अगर बात करता हूँ, नॉर्मल कीटोन आपका 1715 के अराउंड आता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या एमाइड की अगर मैं बात करूं, जनरली 1690 सेंटीमीटर इनवर्स में एमाइड की पीक आती है CH3CONH2 की, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न क्या है? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, यहाँ पर जो NH2 होगा, ये NH2 आपका इलेक्ट्रॉन देता है, इस CO के बॉन्ड को वीक करेगा, यानी कि एक ड्राइविंग फोर्स है कि यार C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में इजीली से कन्वर्ट होगा, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपका डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर पे जनरली डिपेंड करती है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। तो 1690 यहाँ पर कोई एमाइड तो है नहीं, आपको ऐसा कार्बोनिल सेलेक्ट करना है जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली आपका लो हो। देखो, एक तो यहाँ पर ये कीटोन है, ठीक है, इसके अराउंड हो सकती है, और यहाँ पर आपका एस्टर है तो रिलेटिवली ज़्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन का -I यहाँ पर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन आपका कीटोन है और यहाँ पर आपका एस्टर है, यानी कि अगर मैं IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं तो मेरे हिसाब से अभी तक जितना मुझे IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार D ऑप्शन एंड आपका B ऑप्शन नहीं हो सकता है। स्ट्रिक्टली हम ये भी नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास और भी गिवन डेटा है, हम उसको भी मैच करेंगे। बट यहाँ पर D और B आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, D और B ऑप्शन होने की, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपका एस्टर है और एस्टर की IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली हाई होती है, और यहाँ पर IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपका कम है। तो ऑप्शन आपका कीटोन वाला हो सकता है, यानी कि एक A ऑप्शन हो सकता है, दूसरा आपका C ऑप्शन। अब आगे देखो 1H NMR डेल्टा आपका 2.5 सिंगलेट, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है। अगेन आपका 3 हाइड्रोजन का यहाँ पर सिंगलेट मिल रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन, 2 बार 3 हाइड्रोजन है जिनका सिंगलेट मिल रहा है, यानी कि इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो देखो, OMe का मतलब होता है आपका CH3। अगर कार्बन के एडजेसेंट में अगर कोई हेटेरो आइटम है, ये OCH3 ऐसे कनेक्ट है, देखो C से O कनेक्ट है, तो ये कपल नहीं करेगा क्योंकि हेटेरो आइटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका NMR इनएक्टिव होता है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट देगा ये, और यहाँ पर भी CH3 है तो ये भी 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट देगा। और इसमें अगर मैं देखता हूँ तो ओनली 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट इस वाले कंपाउंड में एक ही जगह है,
तो यानी कि ये ऑप्शन तो इसको भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। हमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के सिंगलेट मिल रहे हैं 3.8 और 2.5 केमिकल शिफ्ट में। और जनरली अगर बेंजीन रिंग की बात करो तो बेंजीन रिंग का केमिकल शिफ्ट 6 to 8 में लाई करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, 6 to 8। तो यहाँ पर देखो केमिकल शिफ्ट भी कम है और 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट इसके लिए है और 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट आपका 3.8 में है, यानी कि ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। हाँ, ये वाला हो सकता था क्योंकि यहाँ पर एक CH3 ये है, दूसरा CH3 ये है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के सिंगलेट मिलेंगे। बट एक अगर केमिकल शिफ्ट की मैं बात करूँ, देखो 2.5 एक जगह 2.5 है और दूसरा आपका 3.8 है, तो ये रिलेटिवली फिट बैठ सकता है। एग्जैक्टली तो नहीं मैच कर रहा है, फिर भी आपका थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। बट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पोजीशन आपका नेक्स्ट आपका ये था कि ये IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका B एंड D आपका नहीं है, C और A में हो सकता था। अब आगे देखो 6.9 में एक डबलेट मिल रहा है 2 हाइड्रोजन का एंड 7.8 में भी आपका डबलेट मिल रहा है 2 हाइड्रोजन का, ठीक है। देखो दो हाइड्रोजन के 6.9 और 7.8 में डबलेट मिल रहा है। इसका मतलब है कि देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि यार कभी भी अगर ये X से है और ये Y है तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन के लिए भी डबलेट मिलेगा क्योंकि ये डिफरेंट है, यहाँ X ग्रुप है, यहाँ Y है, तो ये इसको कपल करेगा, ये इसको कपल करेगा। तो मान लो इसकी 6.9 स्ट्रेच आपका केमिकल शिफ्ट है, तो ये इसको भी कपल करेगा, मैं इसको आपका ऐसे शो कर रहा हूँ, ये इसको कपल करेगा तो डबलेट, ये इसको कपल करेगा तो डबलेट, यानी कि इन 2 हाइड्रोजन के लिए मान लो ये Y पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का ग्रुप है तो इसका केमिकल शिफ्ट रिलेटिवली ज़्यादा होगा, मान लो 7.5 है, ठीक है। तो कभी भी 2 हाइड्रोजन के 2 डबलेट अगर मिलते हैं बेंजीन रिंग में, इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पर सब्स्टिट्यूशन है। एक X ग्रुप आपका यहाँ है और Y ग्रुप आपका यहाँ है, ठीक है। मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, देखो C ऑप्शन में ऐसा ये चीज़ है, C ऑप्शन में ऑर्थो मेटा पे आपका 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर 3 टाइप के बेंजीन, यहाँ पर आपका 3 टाइप के, 3 कहाँ 1 2 3 4 टाइप के हाइड्रोजन मिल रहे हैं, मतलब 4 टाइप के अलग अलग हाइड्रोजन हैं, इनके लिए अलग अलग केमिकल शिफ्ट में आपका पीक मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन C वैसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन के डबलेट तभी मिलेंगे जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये दोनों एक जैसा इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट सेम होगा तो ऐसे प्रोटॉन जिनका इन्वायरमेंट सेम होता है उसका केमिकल शिफ्ट भी सेम होगा, ठीक है। और इसके एडजेसेंट में ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक जैसा है, लेकिन ये किसके एडजेसेंट में, कार्बोनिल के। कार्बोनिल का नेचर क्या होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो यहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट होगा इसका केमिकल शिफ्ट स्लाइटली हायर होगा कंपेरेटिवली दिस। ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, इनका जो केमिकल शिफ्ट होगा ये लो होगा क्योंकि यहाँ पर OCH3 का नेचर कैसा है, +m दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है जिसकी वजह से ये वाले जो प्रोटॉन है इनका केमिकल शिफ्ट कम होगा और इन ऊपर वाले का आपका ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर 2 डबलेट मिल रहे हैं, एक तो 6.9, दूसरा आपका 7.8, यानी कि 7.8 वाला कौन सा होगा, फिर 7.8 वाला आपका ये होगा, ये 7.8, इसका भी डबलेट और इसका भी डबलेट, और 6.9 मिलेगा आपका ये आपका 6.9 वाले होंगे, ये भी आपका 6.9 होगा और ये भी आपका 6.9 और इसका डबलेट मिलेगा। डबलेट कैसे, एडजेसेंट कपलिंग होती है n+1, यानी कि ये वाला प्रोटॉन इसको कपल करेगा, ये वाला इसको करेगा और ये इसको करेगा, ये इसको, मतलब एक्सचेंज होता है, ये वाला इसको करेगा तो ये इसको भी करेगा क्योंकि इन दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, ठीक है। जो 2 प्रोटॉन का डबलेट बोला जा रहा है 7.8 में, वो एक ये है और दूसरा ये है। 6.9 में एक ये है, दूसरा आपका ये, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। तो ए आंसर आपका राइट था। नेट जून 2016 का क्वेश्चन है, आई बात समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंपाउंड शोज द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा C13 NMR डेप्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डेप्थ से भी कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डेप्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी नहीं है, आपका छोटा सा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऊपर वाला
मिटा रहा हूँ मैं। देखो डेप्थ का फुल नेम होता क्या है आपका, डेप्थ होता है आपका डिस्टॉर्शनलेस इन्हांसमेंट पोलराइजेशन थ्योरी। ठीक है, डेप्थ का मतलब होता है आपका क्या, डिस्टॉर्शनलेस इन्हांसमेंट पोलराइजेशन थ्योरी। ठीक, तो डेप्थ C13 NMR अलग अलग आपके एंगल RF एंगल पे बेस्ड होता है। ठीक है, जो आप सिल्वर स्ट्रीन की बुक पढ़ना, उसमें डेप्थ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सिल्वर स्ट्रीन या आपका पाविया की बुक। ठीक, तो पाविया की बुक बेसिकली, ठीक है, NMR पाविया की बुक में बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बोला डेप्थ, DEPT, डेप्थ का फुल नेम होता है आपका डिस्टॉर्शनलेस इन्हांसमेंट पोलराइजेशन थ्योरी। ठीक है, डेप्थ एक तो नॉर्मल डेप्थ होता है। देखो डेप्थ के टाइप मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। डेप्थ के टाइप एक तो आपका नॉर्मल डेप्थ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नॉर्मल डेप्थ में आपका सारे जो CH मतलब प्रोटोनेटेड कार्बन है उनकी पीक मिलती है। नॉर्मल डेप्थ आपका प्रोटोनेटेड जो आपके कार्बन होते हैं, कार्बन गिव्स पॉजिटिव पीक। ठीक है, नॉर्मल डेप्थ। एक तो C13 NMR था। C13 NMR में आपका क्या होता है, C13 में सभी का जो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स होंगे उनका आपका पॉजिटिव पीक मिलेगा, और नॉर्मल डेप्थ में आपका प्रोटोनेटेड कार्बन का पॉजिटिव पीक मिलता है। और नेक्स्ट आपका डेप्थ 45। ठीक है, ये आपका डेप्थ 45 में आपका इसको नॉर्मल डेप्थ को या डेप्थ 45 बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रोटोनेटेड कार्बन का पॉजिटिव पीक मिलता है, और जो C13 का पीक है वहाँ पर आपका जितने भी नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स होंगे उनका पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, डेप्थ 45 को आप इसी को ऐसे मान लो कि नॉर्मल डेप्थ का मतलब है डेप्थ 45। फिर होता है आपका डेप्थ 90, डेप्थ आपका 90। डेप्थ 90 में जो पॉजिटिव पीक मिलता है वो मिलता है आपका CH का पॉजिटिव पीक मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इतना ही याद रखना है यार। ठीक है, CH का पॉजिटिव ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, RF का एंगल होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं। मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर देखना आप, वहाँ पर मैंने RF के बारे में कई लेक्चर्स दे रखे हैं। ठीक है, समझा रखा है कि RF कैसे आपका परपेंडिकुलर होता है या आपका लॉन्गिट्यूडिनल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, एंगल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एंगल RF के हैं। तो CH आपका पॉजिटिव पीक देता है कब, डेप्थ 90 में। एंड डेप्थ 135 होता है। यहाँ पर ये डेप्थ 135 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर CH एंड आपका CH3 के पॉजिटिव पीक मिलते हैं, और जो बचा क्या, CH2, जो CH2 है इसका नेगेटिव पीक मिलता है, इसका आपका नेगेटिव पीक मिलता है। बस इतना आपको लर्न करना है कि यार डेप्थ होता क्या है। सबसे पहली बात, डिस्टॉर्शनलेस इन्हांसमेंट पोलराइजेशन थ्योरी। डेप्थ के टाइप होते हैं नॉर्मल डेप्थ, इनकी 45 डिग्री। ठीक है, इसमें प्रोटोनेटेड कार्बन के पॉजिटिव पीक मिलते हैं, और C13 NMR तो आपको पता ही है, जितने भी नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स होंगे उनके पॉजिटिव उनके पीक मिलेंगे, नॉर्मल पीक मिलेंगे, नेगेटिव कोई नहीं मिलेगा। डेप्थ 90 आपका, इसमें ओनली CH प्रोटॉन आपका पॉजिटिव पीक देता है। डेप्थ 135 आपका, 1 का मतलब CH, 3 का मतलब देखो ऐसा कार्बन पॉजिटिव दे रहा है, कैसे याद रखना है, देखो डेप्थ 135, 1 भी आ रहा है, ऐसा कार्बन जिसके पास 1 प्रोटॉन है, और ऐसा कार्बन जिसके पास 3 प्रोटॉन है, CH3, ये तो पॉजिटिव देंगे। 2 वाला दिखा नंबर पे, नहीं दिखा तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो 2 वाला नहीं है तो वो नेगेटिव पीक देगा, राइट। तो डेप्थ 135 सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। अब नेक्स्ट है आपका डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि विच कंपाउंड शोज द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा C13 NMR डेप्थ 135 डेटा इज C13 NMR डेप्थ 135 इज नेगेटिव। जो जिसका क्या है आपका 135 में एक नेगेटिव सिग्नल है, पीक एट, जो नेगेटिव सिग्नल है पीक एट 30.2, 31.9, 61.8, 114.7 ppm एंड पॉजिटिव पीक एट 130.4 ppm। यानी कि देखो एक ही इससे, इस डेटा से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यार डेप्थ 135 में एक पॉजिटिव पीक मिल रही है, कितने में, 130.4 ppm में, और बाकी जो नेगेटिव पीक मिल रही है
जो नेगेटिव पीक मिल रही है वो आपका 1 2 3 4 4 पीक ऐसी हैं डेप्थ 135 में जो आपकी क्या है नेगेटिव है, और एक पीक ऐसी है जो आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ यार, नेगेटिव अगर 4 पीक मिल रही है इसका मतलब डेप्थ 135 में नेगेटिव कौन देता है, CH2। यानी कि ऐसा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिसके पास 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ऐसा कार्बन देखना आपको जिसके पास 2 प्रोटॉन। अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ ए वाला, देखो ये क्या है, CH2 है, ये आपका CH होगा, ये आपका CH2 होगा, ये आपका CH2 होगा, ये CH2 है और ये OH है। देखो अगर मैं पहला ही ऑप्शन देखता हूं तो इस कंपाउंड में 4 डिफरेंट टाइप के CH2 हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर CH2 के लिए क्या आ रहा है नेगेटिव, कितने में 30.2 31.9 61.8 एंड 114.7। आपको केमिकल शिफ्ट भी इतना रटना नहीं है, ठीक है। आपको 1H-NMR का केमिकल शिफ्ट पता है, उसका 20 से मल्टीप्लाई करना होता है अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है और वही हमें चाहिए, हमें ऑप्शन ही तो मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 देखो CH2 के पीक नेगेटिव आएंगे, मतलब इस कंपाउंड में 4 CH2 होते होंगे तभी तो नेगेटिव आ रहे होंगे ना, ये ऑब्जर्वेशन है डेप्थ का, ठीक है। अब वो कहता है कि एक पीक पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास एक पॉजिटिव पीक आनी चाहिए, मतलब या उसके पास इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है या कंपाउंड के पास CH होना चाहिए या आपका CH3 होना चाहिए। तो इस कंपाउंड में देखो तो पहले ही वाले कंपाउंड में देखो एक CH है और यहाँ पर एक ही तो पॉजिटिव पीक आ रही है और उसकी क्या है 130, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन का केमिकल शिफ्ट लगभग हाई होता है, 5 से 6 के बीच होता है, ठीक है। तो और इसका केमिकल शिफ्ट 114 भी है। अगर आप 6 को या 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे या 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसी के आसपास आएगा केमिकल शिफ्ट, राइट। तो 114 में आपका क्या होगा, एक 130 में आपका लगभग आपका क्या मिलेगा, CH का केमिकल शिफ्ट मिलेगा, यानी कि जो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पीक मिलेंगी आपका कितने 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 मिलने चाहिए, हाँ 4 1 2 3 4 आपके क्या है नेगेटिव, यानी कि राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अब देखो एक्सप्लेन करते हैं बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन हो सकता है। देखो ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH है, ये आपका CH है, ये आपका CH2। देखो यहाँ पर 2 CH हैं डिफरेंट टाइप के, तो यहाँ पर 2 पीक आनी चाहिए पॉजिटिव, तो ये चीज़ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, रॉन्ग। और इवन आपका CH3 भी तो पॉजिटिव देता है ना 135 में, तो 3 पीक आनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और यहाँ पर देखो ये आपका CH2 है, ये CH है, ये आपका CH2 है, ये CH2 है और ये CH3। यहाँ पर देखो एक CH के लिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और एक CH3 के लिए पॉजिटिव आएगा, यानी कि 2 पॉजिटिव पीक आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर एक ही पीक है, ठीक है, और वो भी 130 में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये वाला देखो CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH2। देखो CH2 कितने CH2 हैं आपका 1 2 3, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव पीक हैं, नेगेटिव पीक कितनी है 1 2 3 4 नेगेटिव पीक हैं, और यहाँ पर नेगेटिव पीक 1 2 3 मिल रही है। यहाँ पर तो कोई कार्बन है ही नहीं, मतलब प्रोटॉन है ही नहीं, और एक पॉजिटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है तो उसका केमिकल शिफ्ट बहुत हाई है, ठीक है, वैसे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, क्योंकि CH3 के लिए केमिकल शिफ्ट इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, ये 30 के आसपास ही होगा, 20 या 30 के आसपास इस CH3 के लिए, राइट। तो इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर आपका ए होगा। अप्रोप्रिएट क्या, राइट आंसर आपका ए होगा, राइट। तो डेप्थ को ऐसे करना, मतलब डेप्थ खत्म हो गया वैसे एक तरीके से, ठीक है। इतने में ही आपको बिल्कुल याद होना चाहिए 135 CH और CH3 पॉजिटिव देंगे, और CH2 आपका डेप्थ 135 में नेगेटिव देगा, ठीक। डेप्थ 90 में आपका CH का पॉजिटिव मिलता है, डेप्थ 45 आपका नॉर्मल होता है, जितने भी प्रोटोनेटेड कार्बन होते हैं उनके आपके पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैच ऑफ द 1H-NMR केमिकल शिफ्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका 3 आपके कंपाउंड है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। वो कह रहा है कि करेक्ट मैच करना था, केमिकल शिफ्ट आपको दिया हुआ था और राइट ऑप्शन आपको मैच करके बताना था। देखो ये 5 मेंबर पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 5 मेंबर पर आपका नेगेटिव चार्ज ऐसा। अब यार जब यहाँ पर ये नेगेटिव होता है तो ये एरोमेटिक बन जाता है, एरोमेटिक होगा तो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा, पूरे रिंग में जाएगा, एक रिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। ये तो बेंजीन है, आप जानते हो, ये भी एरोमेटिक होता है। और हाँ, ये वाला जो कंपाउंड है वो ट्रोपोलियम आयन है। अगर मैं इस कंपाउंड को अगर बनाता हूँ तो ये ऐसा रहा होगा,
ये चीज़ यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड करेगा, ठीक है, और ट्रोपोलियम आइन यानी कि ये भी आपका एरोमेटिक होगा क्योंकि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, ठीक है, एन की वैल्यू आपका 1 आएगी, तो ये भी आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपका डायाट्रोपिक होते हैं, ठीक है, मतलब डायमैग्नेटिज्म आपका जनरेट करते हैं, ठीक। और यहाँ पर आपका दूसरी इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट शो करते हैं। आप एनएमआर में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपरली जब अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखो आपकी समझ वैसे भी आ जाएगा जिसने नहीं भी पढ़ा होगा। अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि देखो कि इन कंपाउंड्स की एबिलिटी है कि एक रिंग करंट प्रोड्यूस करना है, यानी कि इनके पास पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन आपका डिलोकलाइज करने की एबिलिटी है, रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन के एक डायरेक्शन में फ्लो होने से आपका एक रिंग करंट प्रोड्यूस होता है। अगर रिंग करंट यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज एक दूसरे मोशन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड भी हम कह सकते हैं या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो कंपाउंड का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, रिंग के करंट की वजह से, मतलब चार्ज के फ्लो की वजह से। तो अपना जिस डायरेक्शन में कंपाउंड का अपना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा अपोज करता है, और उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, शिल्डेड रीजन कहते हैं, उसी रीजन को क्या बोलते हैं, शिल्डेड। तो ये जो आपका शिल्डेड रीजन और डिशिल्डेड रीजन दो टाइप के रीजन बन जाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल शिफ्ट में डिफरेंस आ जाता है। ऐसे प्रोटॉन जो शिल्डेड रीजन में आते हैं उनका केमिकल शिफ्ट आपका रिलेटिवली लो होता है, और ऐसे प्रोटॉन जो डिशिल्डेड रीजन में आते हैं, यानी कि जहाँ पर आपका कंपाउंड का अपना मैग्नेटिक फील्ड कम है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन आपके प्रोटॉन हो जा रहे हैं, तो वो डिशिल्डेड रीजन होता है और उसका केमिकल शिफ्ट आपका जनरली ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंपाउंड जैसे ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में अगर मैं अनआइसोट्रोपी की बात करूं तो बेंजीन का मॉलिक्यूल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इस तरीके से अलाइन हो जाता है, ठीक है, और ये प्रोटॉन आपके डिशिल्डेड रीजन में चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे आपका डिशिल्डेड रीजन में चले जाते हैं, और ये कुछ ऐसे होता है ये। तो इस तरीके से नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, नॉर्थ से ऐसे चीज़ें निकलती हैं। तो ये आपका इस तरीके से ये जो रीजन होगा यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज ज़्यादा करेगा, यानी कि ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है तो एच नॉट का अपोज ज़्यादा होगा, यानी कि ये आपका शिल्डेड रीजन होता है। ये क्या होता है, शिल्डेड रीजन। इसके बाहर जो है वो डिशिल्डेड रीजन है, यानी कि जो बेंजीन रिंग में जो प्रोटॉन आ रहे हैं वो डिशिल्डेड रीजन में आते हैं ड्यू टू अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। दैट्स व्हाई द केमिकल शिफ्ट ऑफ बेंजीन प्रोटॉन विल बी हायर, ठीक है। तो जो केमिकल शिफ्ट होता है बेंजीन के प्रोटॉन का वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अनआइसोट्रोपी इफेक्ट की वजह से ही बेंजीन का जो केमिकल शिफ्ट है जनरली वो 6 to 9 पे या 6 to 8 पे आपका लाई करता है। रीज़न यही होता है कि अंदर तो आपका रिंग करंट है, उस रीजन में आपका प्रोटॉन नहीं आते हैं जबकि बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो जितना छोटा सिस्टम होगा रिंग करंट उतना ज़्यादा होगा। अपना देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन प्रोटॉन के पास में आपका ज़्यादा है, ठीक है। ये वाले प्रोटॉन आपके सारे प्रोटॉन लेकिन ये सिमेट्रिकल होते हैं, एक ही केमिकल शिफ्ट आएगा 5 के 5 प्रोटॉन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्फेरिकल टाइप का बन जाता है। तो सारे प्रोटॉन एक ही केमिकल शिफ्ट को, एक ही इन्वायरमेंट में है तो एक ही केमिकल शिफ्ट में सिग्नल देंगे, ठीक है। तो 5 प्रोटॉन का एक सिंगलेट मिलेगा, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट सेम है तो आपका कपलिंग तो होगी नहीं, तो एक ही केमिकल शिफ्ट में आपका मिलेगा। तो जो सीपी रिंग की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो 5.4 होती है एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं 6 मेंबर्ड रिंग की बात करूँ तो रिलेटिवली वो हायर होता है 7.2, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। रीजन क्या है, ये छोटी रिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, प्रोटॉन्स ज़्यादा शिल्डेड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई द केमिकल शिफ्ट ऑफ सीपी साइक्लोपेंटाडाइन इज रिलेटिवली लोअर देन बेंजीन, राइट। बेंजीन के केस में प्रोटॉन डिशिल्डेड रीजन में ज़्यादा होते हैं, है ना, अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट से। अब नेक्स्ट आपका ये 7 मेंबर्ड, अब क्योंकि जितनी बड़ी रिंग होगी उतनी दूर आपके इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट से उतने दूर होते हैं प्रोटॉन, यानी कि उतना ज़्यादा डिशिल्डेड रीजन में प्रोटॉन चले जाते हैं, ठीक है। अंदर तो इसकी क्या होता है,
शिल्डेड रीजन होगा ये वाला, ये आपका शिल्डेड रीजन है, बट इसके बाहर जो प्रोटॉन है ये डिशिल्डेड, ज़्यादा डिशिल्डेड रीजन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में होते हैं, इसलिए जो ये प्रोटॉन है ये आपका इनका केमिकल शिफ्ट 7 मेंबर्ड रिंग, जितनी बड़ी रिंग होगी उतना जनरली केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, इसलिए जो थर्ड वाले प्रोटॉन इनके ट्रोपोलियम आयन का जो केमिकल शिफ्ट होता है प्रोटॉन का वो आपका 9.2 में आपका लाई कर रहा है, राइट। तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट आपका तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है नेट जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द F19 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ClF3 सोच, ठीक है। देखो F19 आपको पता है कि यार ऐसे न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होते हैं जो क्या करते हैं, जो आई की वैल्यू आपका फ्रैक्शन या आपका 1 to 3 अगर शो करते हैं तो वैसे न्यूक्लियाई क्या होते हैं आपका NMR एक्टिव होते हैं, राइट। तो F19 के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो आपका F19 के लिए जो आई की वैल्यू है वो 1/2 होती है, ठीक है। वो क्या होती है आपका 1/2, यानी कि ये NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, जबकि Cl क्या है, क्लोरीन आपका NMR इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यार ClF3 की ज्योमेट्री, सबसे पहले तो देखो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि कहीं पर भी जाओगे आप, इनऑर्गेनिक पढ़ो ऑर्गेनिक पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए, डेफिनेटली केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन रहते ही हैं। 2 क्वेश्चन तो मान के चलो, एक 4 मार्क्स, एक आपका 2 मार्क्स से रिलेटेड है ना। और बाकी भी देखो एज सच केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं भी पूछा जाएगा तो इस तरीके से अप्लाई होगा। देखो अब यहाँ पर पूछा है कि टी शेप होगा या पिरामिडल होगा, तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि यार इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे बनेगा तो आप ना ही उसका NMR निकाल पाओगे एग्जैक्ट और ना ही उसका शेप बता पाओगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ सीखनी है अच्छे से, राइट। तो देखो ClF3 का सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए, फिर ClF3 का स्ट्रक्चर होता है आपका ऐसा, देखो ये आपका Cl है और F। अब देखो Cl के आउटर मोस्ट में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले गए, बचे आपके 4 का मतलब 2 आपके लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर है, ठीक है। तो भैया क्या होगा, यानी कि अगर मैं इसके सेफ की बात करता हूँ, अगर मैं इसके सेफ की बात करूँ तो सेफ और ज्योमेट्री 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सेफ, दूसरा होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमेशा लोन पेयर भी काउंट किया जाता है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ अगर इसकी ज्योमेट्री क्या है तो ज्योमेट्री में लोन पेयर भी इंक्लूड होता है, इनकी TBP इसकी ज्योमेट्री होगी। अगर मैं बात करता हूँ सेफ की तो इसका सेफ होगा आपका टी सेप, ठीक है। इसका सेफ क्या होगा आपका टी सेप। तो ये टी लाइक दिख रहा ना, लोन पेयर इंक्लूड नहीं करते हैं सेफ में, तो ये आपका लोन पेयर हटाने के बाद जैसा दिख रहा है वैसा ही उसका सेफ होगा। तो ये आपका टी सेप, आप याद रखना टी सेप और सीसॉ SF4 और ClF3 बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भैया देखो अब क्या होता है कि देखो ये वाला जो फ्लोरीन है वो इक्वेटोरियल होता है और ये वाला फ्लोरीन आपका एक्सियल है। आपने देखा होगा TBP ज्योमेट्री में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक आपका एक्सियल होता है, दूसरा आपका इक्वेटोरियल होता है, यानी कि दोनों का नेचर अलग अलग है। तो यानी कि ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन अलग अलग है, मतलब ये फ्लोरीन दोनों एक्सियल वाले सेम हैं, यानी कि ये 2 फ्लोरीन इस फ्लोरीन को कपल करेंगे, यानी कि 2+1, ठीक है। इसके लिए आपका इसके लिए तो एक फ्लोरीन के लिए तो आपका ट्रिपलेट मिलेगा, और ये वाला फ्लोरीन इसको कपल करेगा इन 2 फ्लोरीन को, तो इन 2 फ्लोरीन के लिए मिलेगा आपका डबलेट। तो यानी कि ये मिलेगा आपका ट्रिपलेट और इसके लिए मिलेगा आपका डबलेट, राइट। क्योंकि ये 2 फ्लोरीन इसको कपल कर रहे हैं और ये वाला फ्लोरीन इसको कपल कर रहा है, इसको कपल कर रहा है, यानी कि इसको कपल करेगा तब भी डबलेट, इसको कपल करेगा तब भी डबलेट, यानी कि ये 2 फ्लोरीन इसको कपल करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा। तो भैया राइट ऑप्शन होगा डबलेट एंड ट्रिपलेट फॉर अ टी शेप, ठीक है। टी शेप स्ट्रक्चर के लिए राइट आंसर आपका एक डबलेट मिलेगा, दूसरा ट्रिपलेट मिलेगा और टी शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर इसलिए नहीं होगा सिंगलेट फॉर अ ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर तो वैसे भी नहीं होता है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है जो मतलब ज़्यादा स्टेबल है। सिंगलेट फॉर अ ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है।
ठीक है, ज्योमेट्री। तो और ऑप्शन कोई ऐसा अप्रोप्रिएट लग नहीं रहा है। डबलेट एंड सिंगलेट फॉर टी शेप, डबलेट तो ठीक है लेकिन सिंगलेट नहीं, ट्रिपलेट मिलेगा दूसरे के लिए फॉर टी शेप, राइट। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेट जोन 2012 में पूछा गया स्टेटमेंट फॉर 18 एनुलिन। मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ा रखी है, एरोमेटिसिटी के पीछे प्लेलिस्ट बना रखी, तो एरोमेटिसिटी में जाओगे तो वहाँ पर मैंने 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर बना रखा है। मैंने उसको बोला कि ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। कौन? 18 एनुलिन। तो यार 18 एनुलिन आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, सबसे पहली बात, ठीक। इट इज़ अ एरोमेटिक, यानी कि वो कह रहा था कि इसमें से ये स्टेटमेंट दिए थे, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके राइट हैं। तो और भी ऑप्शन दिए थे कि नीचे ऑप्शन बना रखे थे कि राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड 18 एनुलिन। अगेन बोल रहा हूँ, ये एरोमेटिक होता है। मैं स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ा रखी है। आप वहाँ पर जाना, प्लेलिस्ट में एरोमेटिसिटी देखना, कंप्लीट आपको एरोमेटिसिटी दिखेगी और वहाँ पर 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर एंड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो, द इनर प्रोटॉन्स रेजोनेट 9.28 इन 1H। मैंने वो वहाँ पर भी बता रखा है, अगेन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 18 एनुलिन में या कोई भी एनुलिन सिस्टम है। देखो, एनुलिन एक्चुअली साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर मैं इस तरीके से अगर बनाता हूँ अभी, देखो ये है, इस तरीके का है, ठीक है। इस तरीके के डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पूरा कंजुगेटेड सिस्टम होगा। तो जो इनर वाले प्रोटॉन होते हैं ना, कभी भी जो जितने प्रोटॉन आपके इनर होंगे, मैंने जस्ट एनुलिन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं कंप्लीट बना नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी एनुलिन हो, अगर वो इनर प्रोटॉन की बात करता है तो इनर प्रोटॉन हमेशा शिल्डेड होते हैं, क्योंकि वो शिल्डेड रीजन में आते हैं। वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पाई इलेक्ट्रॉन का करंट होता है, तो वहाँ पर डायमैग्नेटिक जोन होता है और शिल्डेड रीजन होता है। तो डेफिनेटली शिल्डेड रीजन में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो इनर प्रोटॉन है ना, उनके लिए बहुत कम होती है, इवन कई बार नेगेटिव में भी चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली डायमैग्नेटिक जोन में होते हैं या रिंग करंट में होते हैं या शिल्डेड रीजन में होते हैं। जबकि बाहर जितने भी प्रोटॉन आएंगे, बाहर वाले प्रोटॉन आपके डीशिल्डेड रीजन में होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि यार 18 एनुलिन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 6 प्रोटॉन अंदर होते हैं, जिनके लिए केमिकल शिफ्ट लगभग 3 के आसपास रहता है या उससे भी कम रह सकता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपके देखो 18 एनुलिन, जिस एनुलिन का नाम जितने से होगा ना, लगभग उतने ही प्रोटॉन होंगे। देखो 18 एनुलिन में 18 प्रोटॉन होते हैं, 6 अंदर होते हैं और 12 आपके बाहर होते हैं, ठीक है। तो 6 अंदर, यानी कि द इनर प्रोटॉन्स रेजोनेट, ये रॉन्ग, क्योंकि इतना हाई केमिकल शिफ्ट इनर प्रोटॉन के लिए होता ही नहीं है। मैंने बोला ना कि यार जो एनुलिन है उसके इनर मोस्ट प्रोटॉन शिल्डेड होते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत कम होगी, यानी कि बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। देयर आर 6 प्रोटॉन्स इन शिल्डेड, हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन। 6 प्रोटॉन 18 एनुलिन में शिल्डेड रीजन में होते हैं, जिनके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत कम होती है, अराउंड आपका 2 और 3 के आसपास, ठीक है। तो 18 एनुलिन का केमिकल शिफ्ट आपको पता होना चाहिए कि इनर के लिए आपका कम होता है, बाहर के लिए आपका ज़्यादा होता है। इनर वाले शिल्डेड रीजन में आते हैं, बाहर वाले डिशिल्डेड रीजन में आते हैं, राइट। और 18 एनुलिन आपका एरोमेटिक होता है। थैंक यू।